नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। हम लोग क्लास 12 में केमिस्ट्री में अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, जो है बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। और अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा प्रीवियस सेशन में, वे सभी जो है 11 के टॉपिक थे, क्लास 11 के टॉपिक थे। और वहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा था और यहाँ पर भी हम लोग उसे पढ़े, क्योंकि ये जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब जो है यहाँ से शुरू होता है आपका इस लेसन का आगे का पार्ट, जो कि आपने क्लास 11th में उसे नहीं पढ़ा है, और यहाँ से जो है आप इसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि इससे जो है कुछ आप जो है नए नए टॉपिक से परिचित होंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और आप जो है वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि लगे कि वीडियो अच्छा है तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ऐसा मुझे बार बार क्यों कहना पड़ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ही अच्छे की तलाश में हैं, और वो जो है पूरा समय अच्छे के ही तलाश में निकाल देंगे, और पूरा साल ऐसे ही चला जाएगा और लाभ कुछ भी नहीं होगा। तो प्रारंभ कर रहे हैं हम आज का यह पार्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। इसके बारे में तो आप लोग जाने हुए हैं, क्लास 9th में, 9th स्टैंडर्ड में भी आपने इससे पढ़ा हुआ है। फिर भी यहाँ पर आप पढ़िए कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार। उसके बाद से जो है हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड गैस सॉल्यूशन, और उसके बाद से सॉल्युबिलिटी, उसके बाद से लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, उसके बाद से लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। इन सभी के बारे में हम जो है बारी बारी से आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन का वर्गीकरण। ऐसे लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसी को कहेंगे बिलियन का वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो दो तरह से बिलियन को वर्गीकृत किया गया है। एक को कहा जाता है अवयवों की संख्या के आधार पर, यानी कि बिलियन में कितने अवयव हैं। बताया गया है कि मुख्य रूप से किसी बिलियन में 2 अवयव होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। ठीक, विलेय और विलायक। तो उसकी संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है बिलियन, यानी कि क्या, तो अवयवों के संख्या के आधार पर, अवयवों की संख्या के आधार पर। और दूसरे तरीके से जो वर्गीकृत किया गया है वह है क्या, तो प्रावस्था के आधार पर, यानी कि जो पदार्थ हैं उनकी प्रावस्था के आधार पर, प्रावस्था के आधार पर। यानी कि बिलियन को जो है 2 तरह से वर्गीकृत किया गया है, एक अवयवों की संख्या के आधार पर और दूसरा प्रावस्था के आधार पर। तो अवयवों की संख्या के आधार पर बिलियन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। इसको कहते हैं द्विआंगी, द्विआंगी विलयन, विलयन। यानी कि वह विलयन जिसमें 2 घटक हो, केवल 2 ही अवयव हो, उसे ही द्विआंगी विलयन कहा जाता है। 2 घटक का मतलब है क्या, तो एक विलायक होगा, एक विलायक, और दूसरा क्या होगा, तो विलेय। एक ही विलेय होगा, एक विलायक और एक ही विलेय। वह विलयन जिसमें एक विलायक और एक ही विलेय हो उसको बोला जाता है द्विआंगी विलयन, और यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि इसमें एक विलायक होगा और एक विलेय होगा। देखिए ये जो है एक विलयन है, ये जो है एक विलयन है। तो इस विलयन में जो है एक पार्ट विलायक होता है, क्या, तो विलायक, और दूसरा इसमें जो मिक्स होता है उसको बोला जाता है विलेय, विलायक और विलेय। हम ये बात पहले भी बता चुके हैं, विलायक और विलेय। ठीक, तो
किसी भी विलयन में बस एक ही विलायक होता है, एक ही विलायक, एक से अधिक नहीं, एक ही विलायक होता है। लेकिन विलेय की संख्या एक से अधिक हो सकती है, विलेय की संख्या एक से अधिक हो सकती है। अब विलेय की संख्या के आधार पर यदि विलेय एक हो और एक विलायक, तो दो ही घटक हुए ना, दो ही अवयव हुए विलयन में, और इसे कहेंगे क्या, तो बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि द्विआंगी विलयन। द्विआंगी विलयन याद कर लीजिए, और यही आपके सिलेबस में है, इसे ही पढ़ने हैं। ठीक, आपके सिलेबस में यही है। और भी दो होते हैं, उसको भी हम बताएंगे क्या, तो दूसरा होता है ट्राइनरी सॉल्यूशन। ट्राइनरी सॉल्यूशन, इसको कहा जाता है त्रिआंगी विलयन। त्रिआंगी विलयन यानी कि ऐसा विलयन जिसमें तो विलायक तो एक ही होगा, पहले ही बताया गया, कोई भी विलयन हो उसमें विलायक एक ही होता है, लेकिन विलेय कितने हो, तो विलेय की संख्या दो हो। जब विलेय की संख्या दो हो यानी कि विलेय दो हो गया और एक विलायक, संख्या कितने हो गए घटकों की, अवयवों की, 3। और ऐसे विलयन को जो है कहा जाता है ट्राइनरी सॉल्यूशन, यानी कि जहाँ पे एक विलायक और एक विलेय हो उसको द्विआंगी यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, और जहाँ पे एक विलायक और दो विलेय हो उसको जो है ट्राइनरी सॉल्यूशन कहेंगे यानी कि त्रिआंगी विलयन कहेंगे। उसके बाद से तीसरा आता है क्या, तो क्वार्टनरी सॉल्यूशन। क्वार्टनरी सॉल्यूशन, और इसको बोला जाता है क्या, चतुर्लिंगी या चतुरांगी, चतुरांगी विलयन, चतुरांगी विलयन। और इसमें क्या होता है, तो विलायक तो एक ही होगा, पहले ही हम बता चुके हैं, विलायक कितना, तो एक, और विलेय की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 3। क्या हो, तो 3 विलेय हो, यानी कि एक विलायक हो और 3 विलेय हो। ऐसे विलयन को जो है चतुर्लिंगी विलयन या चतुरांगी विलयन कहा जाता है। तो मुख्य रूप से अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया, बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा जो है ट्राइनरी सॉल्यूशन, और तीसरा जो है क्वार्टनरी सॉल्यूशन। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में जो दिया है वो क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है, और इसे ही हमें पढ़ना है। बात समझ में यहाँ तक। अब देखिए प्रावस्था के आधार पर, तो यहाँ पे एक बात समझिए, विलायक जिस प्रावस्था में होता है विलयन भी उसी प्रावस्था में होगा। यदि विलायक यदि क्या हो, तो ठोस हो, तो विलयन भी किस अवस्था में होगा, सॉलिड ही होगा, यानी कि ठोस अवस्था में ही होगा। यदि विलायक द्रव हो तो विलयन भी क्या होगा, द्रव अवस्था में होगा। और यदि विलायक गैस हो तो विलयन भी किस प्रावस्था में होगा, गैस में होगा। तो इतनी बात याद रखिए कि विलायक जिस प्रावस्था में होता है विलयन भी उसी प्रावस्था में होता है। मैंने ये बात पहले भी बता रखी है। ठीक, आप जो है क्रम से विलयन हमारे इस चैनल, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं क्रम से, तो आप जो है ज़रूर ही इस बातों को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। लेकिन जो पहली बार भी देख रहे हैं वो भी इसे बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। अब जो है हम जानेंगे प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, किसके आधार पर, तो प्रावस्था के आधार पर। ठीक है, प्रावस्था के आधार पर जान लेते हैं। प्रावस्था के आधार पर तो मुख्य रूप से वस्तुओं की 3 ही प्रावस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इसके आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, तो 9 प्रकार के विलयन होते हैं। आइए जान लेते हैं चार्ट के माध्यम से कि ये कितने जो है विलयन होते हैं प्रावस्था के आधार पर। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे विलेय की प्रावस्था, विलेय की प्रावस्था। उसके बाद से लोग बनाएंगे यहाँ पे किसकी प्रावस्था, तो विलायक की प्रावस्था, विलायक की प्रावस्था।
और उसके बाद से विलयन की प्रावस्था, विलयन की प्रावस्था, और उसके बाद से हम लोग देखेंगे कुछ उससे संबंधित उदाहरण, ठीक। तो 9 प्रकार के विलयन कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं। यदि विलायक क्या है, ठोस अवस्था में है, तो विलयन भी किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में। विलयन भी किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में। यदि विलेय भी क्या हो, ठोस हो, यानी कि जब ठोस विलायक में किसी ठोस को घोला जाता है तो विलयन भी कैसा बनेगा, ठोस बनेगा। पहले ही हमने यहाँ पे बता रखा है, पहले ही इसके बारे में हमने जो है यहाँ पे बता रखा है कि एक आपका ये जो है विलयन है, ये विलयन है, तो इसमें विलायक जिस प्रवस्था में होता है विलयन भी उसी प्रवस्था में। यहाँ पे विलायक ठोस प्रवस्था में, विलायक क्या है, ठोस प्रवस्था में, तो विलयन भी क्या होगा, ठोस ही होगा ना। इसका उदाहरण क्या है, तो मिश्र धातुएं, जैसे कि मिश्र धातु में जैसे हो जाएगा ब्रांज, जो कि कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, ब्रांज जो क्या कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, ये क्या है, तो मिश्र धातु है और ये ठोस होता है। तो मिश्र धातुएं क्या है, तो ठोस में ठोस का विलयन है, यानी कि एक प्रकार का ठोस विलयन है। अब जो है विलायक ठोस ही होगा, विलायक जब ठोस होगा तो विलयन भी क्या है, ठोस ही होगा। और यदि विलेय द्रव हो तो इस अवस्था में भी ठोस ही विलयन बनेगा। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, तो कॉपर प्लस Hg यानी कि मरकरी। Hg जो होता है द्रव होता है, क्या होता है, द्रव। कॉपर में उसे क्या किया गया, तो विलयन बनाया गया। तो ये कॉपर और मरकरी का क्या है, तो एक विलयन है, ठीक। आगे जान लेते हैं क्या, यदि विलायक ठोस हो और ये जो है गैस हो, ये क्या हो, तो गैस, ठीक, ये जो है गैस, ठीक। तो यहाँ पे ठोस विलायक है तो विलयन भी क्या होगा, ठोस ही होगा, विलयन भी ठोस ही होगा। और इस स्थिति में जिसका जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो क्या है, तो H2 गैस का प्लेटिनम की सतह पर अवशोषण, H2 गैस का प्लेटिनम की सतह पर क्या, अवशोषण जो है एक पृष्ठ रसायन का पार्ट है, आपको जो है वहाँ पे खूब अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है अवशोषण या अधिशोषण, ठीक। उसके बाद से आगे जो है ये हो गया कंप्लीट। अब जो है हम लेते हैं विलायक द्रव। यदि विलायक द्रव लिए तो विलयन भी कैसा बनेगा, द्रव। यदि इसमें हम डालें क्या, ठोस, जैसे कि जल व चीनी का विलयन, जल व चीनी का विलयन क्या है, तो एक प्रकार का द्रव में ठोस का विलयन है। यदि विलायक द्रव है तो विलयन भी द्रव होगा और इसमें हम लोग मिला दें क्या, द्रव। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जल में एल्कोहल का विलयन, यानी कि यह जो है जल है H2O और इसमें जो है एल्कोहल का विलयन कैसा है, तो द्रव में द्रव का विलयन है। उसके बाद से हम लोग लिए क्या, द्रव, तो विलयन भी बनेगा द्रव। विलायक लिए द्रव तो विलयन भी द्रव। इसमें जो है गैस ले लें हम लोग क्या, तो विलेय के रूप में गैस, यानी कि द्रव में गैस का विलयन बनाएंगे तो इस परिस्थिति में जो है विलयन बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल आ जाएगा कोल्ड ड्रिंक तो सभी लोग देखे हैं, ठीक। कोल्ड ड्रिंक, इसमें क्या होता है, तो H2O और इसमें CO2 गैस मिली होती है, जल होता है और CO2 गैस होती है, ठीक। कोल्ड ड्रिंक के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक क्या है, तो एक प्रकार का कोल्ड ड्रिंक जो है एक प्रकार का क्या है, तो द्रव में गैस का विलयन है, द्रव में गैस का। अब जो है आगे चलते हैं। यदि हम लोग विलायक ले लें गैस तो विलयन भी तो गैस ही बनेगा, विलयन भी क्या बनेगा, गैस बनेगा। अब जो है हम क्या करें, तो इसमें
मिला लें क्या कोई ठोस, यानी कि गैस में ठोस का विलयन कर लें, जैसे कि कपूर और नाइट्रोजन गैस। क्या? तो कपूर और नाइट्रोजन गैस, कपूर में जो है नाइट्रोजन गैस, इस कपूर को जो है कैम्फर कहा जाता है, इंग्लिश में कैम्फर, कैम्फर। तो ये क्या है? तो एक प्रकार का गैस का ठोस में विलयन है। उसके बाद से यदि हम लोग विलायक ले गैस, तो विलयन भी गैस ही बनेगा, और विलेय ले लिया जाए क्या? द्रव। विलेय ले लिया जाए क्या चीज़? तो द्रव। जैसे कि आर्द्रता यानी कि नमी, एग्जाम्पल आ जाएगा इसका आर्द्रता, यानी कि इसी को हम लोग कहेंगे क्या? नमी। तो नमी में क्या होता है? तो द्रव होता है और उसमें गैसों का मिश्रण होता है, जलवाष्प, यानी कि गैस में द्रव का विलयन। यदि हम लोग ले विलायक के रूप में गैस, और यहाँ पे विलयन भी गैस ही बनेगा, विलयन ही भी गैस भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर लें? तो विलेय भी ले लें गैस। तो इसका जो एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे कि N2 और O2 का मिश्रण, वायु कह सकते हैं, N2 और O2 का मिश्रण यानी कि वायु। तो कहने का ये मतलब है कि पदार्थ की अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के होते हैं। बात इतनी समझ में आई? तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलयन की विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन की विलेयता। विलयन की विलेयता यानी कि हो जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है? विलयन की विलेयता। तो हम लोगों ने जाना कि विलयन है क्या है? तो विलयन, इसमें होता है विलेय और विलायक, विलायक। और हम लोगों को पढ़ना है द्विआंगी विलयन, यानी कि एक विलेय होगा और एक विलायक होगा, एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। जैसे कि यह जो है जल है, जल है, और जल क्या है? विलायक है, जल जो है विलायक है। यदि हम इसमें चीनी डालें, चीनी, और चीनी क्या है? तो विलेय है, चीनी क्या है? तो विलेय है। ठीक, तो विलेयता के आधार पर जो है विलयन 2 प्रकार के होते हैं। विलेयता के आधार पर जो विलयन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है संतृप्त विलयन और दूसरे को कहा जाता है असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। अब इसे समझिए कि संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन है क्या। तो देखिए, विलायक में यानी कि जल में हम थोड़ा सा चीनी मिलाएंगे तो घुल जाएगा, फिर थोड़ा सा चीनी मिलाएंगे तो भी घुल जाएगा। इस तरह से हम बार बार चीनी मिलाते हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा कि चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। तो जब तक चीनी विलायक में यानी कि जल में घुल रहा है, जब तक चीनी जल में घुल रहा है, उस विलयन को कहा जाता है असंतृप्त विलयन। उस विलयन को क्या कहा जाता है? असंतृप्त विलयन। और जब जो है चीनी जल में घुलना बंद हो जाता है तो उसे कहा जाता है असंतृप्त विलयन। जब ही चीनी, इतनी अधिक मात्रा में हम लोग चीनी डालें कि एक समय ऐसा आए कि चीनी का घुलना जल में बंद हो जाए, तो ऐसा विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। और जब तक चीनी जो है विलयन में घुल रहा है तब तक विलयन कहलाता है असंतृप्त विलयन। इतनी बात जाने रहिए। अब जो संतृप्त विलयन है, यदि हम तापमान परिवर्तित न करें तो और अधिक मात्रा में उसमें चीनी डालेंगे तो नहीं घुलेगा, लेकिन यदि हम उसे गर्म करें यानी कि ताप में परिवर्तन करें, ताप को बढ़ाएं, तो फिर जो है उसकी जो विलेयता होगी वो बढ़ जाएगी, यानी कि घुलने की क्षमता जो है बढ़ जाएगी। तब जो है हम यहाँ पे
विलेयता को यानी कि विलयन की विलेयता को परिभाषित करेंगे कि किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की विलेयता कहलाती है। यानी कि इसे कह सकते हैं कि निश्चित ताप पर किसी संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है? तो विलयन की विलेयता कहलाती है। विलयन की विलेयता कहलाती है। बात आई समझ में कि विलयन की विलेयता है क्या? तो किसी भी संतृप्त विलयन में उपस्थित विलयन की विलेय की मात्रा को विलयन की विलेयता कहा जाता है। लेकिन ये कब होगा? निश्चित ताप पर। किसी निश्चित ताप पर यदि तापमान बढ़ाएंगे तो ये जो विलेयता होगी वह बढ़ जाएगी। अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया। अब देखिए, यदि विलायक जो है कितना हो, तो मान लेते हैं 100 ग्राम विलायक है। कितना है? तो 100 ग्राम विलायक है। विलायक की एक निश्चित मात्रा हो गई, तो विलेय की भी तो कुछ न कुछ मात्रा होगी जो 100 ग्राम विलयन को संतृप्त कर दे, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कर दे। तब इसके लिए हम लोग परिभाषित कर देंगे कि निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक हो। यानी कि निश्चित ताप पर किसी संतृप्त विलयन में किसी पदार्थ की वह मात्रा, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक हो। ऐसे ही विलयन को जो है कहा जाता है क्या? विलयन की विलेयता। इसी को कहा जाता है विलयन की विलेयता। क्या मतलब कि किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा, पदार्थ है क्या? तो वही विलायक है। क्या है? विलायक है। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक है, यानी कि उसमें जो है पदार्थ को डाला जाए तब वह घुलना बंद कर दे, उसी को तो संतृप्त विलयन कहेंगे। और ऐसे निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक हो, इसे ही कहा जाता है विलयन की विलेयता। इसे ही कहा जाता है क्या? विलयन की विलेयता। अभी हमने इसका जो है चीनी पर एग्जाम्पल दिया। अब जो है आगे जानते हैं विलेयता क्या है। तो विलेय की मात्रा पर निर्भर कर रही है। किस पर? तो विलेयता जो है विलेय की मात्रा पर निर्भर कर रही है। विलेय की मात्रा पर, यानी कि कितनी मात्रा विलेय को घोला जाए कि वह विलयन को संतृप्त कर दे। तो विलेयता क्या है? विलेय की मात्रा पर निर्भर कर रही है। और विलेय की मात्रा जो है विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। किसको? तो सांद्रता को। ठीक। उसके बाद से यदि विलेयता जो है विलेय की मात्रा पर निर्भर कर रही है, इसका मतलब है कि विलेयता जो है मूल प्रभाज या मूल लता पर निर्भर करती है। किस पर? तो मूल प्रभाज या मूल लता, क्योंकि पदार्थ की मात्रा इसी पर होता है, मूल लता पर निर्भर करती हैं विलेयता। ठीक। आगे जो है ये क्लियर हो जाएगा कि विलेयता जो है मूल लता पर या मूल प्रभाज पर कैसे निर्भर करती है। तब इसे कह सकते हैं कि विलेयता को सदैव मूल लता एवं मूल प्रभाज द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विलेयता को सदैव मूल लता एवं मूल प्रभाज द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक। तो आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो द्रव विलयन है, क्योंकि हम लोगों को द्रव विलयन ही पढ़ना है। क्या?
तो द्रव विलयन, अभी हमने बताया 9 प्रकार का विलयन, तो उसमें जो है जो द्रव विलयन होगा यानी कि वह विलयन जो द्रव अवस्था में होता है उसी को जो है हमें पढ़ना है, सिलेबस में वही दिया है। तो उस द्रव विलयन के बारे में हम जो है नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो यहाँ तक यहीं तक रख लेते हैं इस वीडियो में। बने रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।